जो अपन ने पहले पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कौन है ये? ठीक है। देखो अपन पढ़ रहे थे दक्षिणी शैली, और दक्षिणी शैली में ये पढ़ा था कि जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, उस दक्षिणी क्षेत्र में जो कौन से दो ऐसे राज्य हुए थे जिसके उन राज्यों के मध्य एक आपसे सहमति नहीं होते हुए भी चित्रकला का विकास पूर्णतः हुआ था और चित्रकला का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हुआ। इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे कि भारत के कौन से दक्षिणी एरिया में कौन से ऐसे क्षेत्र विकसित हुए जिनके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, जिनके माध्यम से अपन चित्रकला के विकास को पढ़ सकते हैं, जिसके चित्रकला का विकास अत्यधिक हुआ था उसमें। तो अपन दक्षिणी शैली पढ़ रहे थे और इसका नाम दक्षिणी चित्र शैली भी कह सकते हैं इसको। तो दक्षिण में अपन ने पढ़ा था कि 14वीं शताब्दी में 2 राज्यों का उदय हुआ था, ठीक है, और 2 महत्वपूर्ण राज्य थे वो, जिसमें से एक विजयनगर था जिसकी 1336 में स्थापना हुई। इसकी स्थापना की थी हरिहर व बुका ने। सर 2 डेज मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, क्या पढ़ाया था? हाँ कोई बात नहीं, जिसने क्लास ज्वाइन नहीं की वो एक तो रेगुलर सब क्लास ज्वाइन करेंगे, एक तो रेगुलर सब क्लास ज्वाइन करेंगे, और क्लास ज्वाइन के साथ साथ जो नहीं कर पा रहा किसी कारणवश तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि अपन नोट्स भेज रहे हैं, नोट्स के अंदर आप देख सकते हैं क्या पढ़ाया था, ठीक है। और भी अपन देख लेंगे, बात कर लेंगे इस मामले में। दक्षिणी शैली में अपन पढ़े थे 1336 में विजयनगर और 1343 में। सर क्या पढ़ाया था? क्या सर आपने क्या पढ़ाया था 2 दिन में? तो दक्षिणी शैली में 1336 में और 1347 में। 1336 ईस्वी में कौन सा हुआ? विजयनगर साम्राज्य, और जिसकी स्थापना हरिहर व बुका ने की थी। देखो आप लोग अपने पास में कॉपी और पेन भी रखें जिससे कि आप तुरंत उसको नोट करते जाएं। जैसे इसका आपके पास नोट्स आ गए हैं लेकिन अपन रिवीजन कर रहे हैं तो इसको तुरंत आप मोस्ट बात तुरंत लिखते जाएं, जिससे कि आपको पता रहे कि उस नोट्स में भी मोस्ट कौन सी चीज है, ठीक है। तो 1337 में विजयनगर था, और विजयनगर में किसने की थी? हरिहर और बुका, हरिहर व बुका ने की थी। 1347 में बहमनी सल्तनत थी, ठीक है। तो और इसका बहमनी जो राजा था उसी के नाम पर इसकी बहमनी सल्तनत नाम पड़ा था। यहां तक अपन ने क्लियर किया था। इसके बाद में इसका विजयनगर का विस्तार पड़ा था। सर कुछ देखा नहीं रहा, दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, वो मैं बोल रहा हूं ऐसे, ये अपन ने पढ़ा हुआ भी है पहले वैसे, ठीक है। अपन इसको रिपीट कर रहे हैं, फिर मैं और भी बड़े अक्षर लिखूंगा थोड़े जो आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखो दक्षिणी शैली 1336 विजयनगर हरिहर बुका, और इसका विस्तार कृष्णा से कावेरी और बंगाली खाड़ी से अरब सागर तक। बहमनी सल्तनत 5 भागों में विभाजित थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बिरार, ये 5 भागों में विभाजित थी। विजयनगर के जो प्रमाणित साक्ष्य हैं वो अपने को मिलते हैं लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर से, जिसके दीवार पे भित्ति चित्र बने हुए हैं, उनके माध्यम से अपने को पता चलता है। जिसमें सबसे मुख्य चित्र है शिव के विविध अवतार और भगवान विष्णु, ठीक है। इसके अलावा 1347 में जो बहमनी सल्तनत थी ये 5 भागों में विभाजित थी, और 5 भागों से ये एक जगह वापस होकर इसने विजयनगर को हराकर फिर अलग अलग भागों में विभाजित हो गई थी। इसी प्रकार अहमदनगर ने बीदर को और विजयनगर ने बिरार को अपने अधीन करके और फिर अपने 3 राज्यों में विभक्त रही बहमनी सल्तनत, और उसी बहमनी सल्तनत को अपन आज अध्ययनरत करते हैं। बहमनी सल्तनत के प्रमाणिक साक्ष्य मिलते हैं अपने को बीदर के दुर्ग में, जो रंग महल था उसमें बीदर में, उसमें जो आदिल शाह था उसने क्या करवाया था? बेल बूटों का कार्य करवाया था, बेल बूटों वाला चित्रांकन करवाया था। तो वो इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। ऐसे कुल मिला के विजयनगर अपन ने बहमनी सल्तनत पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने अहमदनगर पढ़ा था। अहमदनगर में पढ़ा था कि उसमें जो उसका राजा था अहमदनगर का सुल्तान हुसैन निजाम शाही, इसकी मृत्यु के पश्चात इसका जो पुत्र था बालक मुर्तजा, वो राज्य का कार्यभार संभाला। उसकी माँ सारा कामकाज देखती थी राज्य का। इसने अपने समय में नियमितनामा, मालवा का नियमितनामा के संदर्भ में एक अपना स्वयं का अहमदनगर का ग्रंथ बनाया, जिसमें अपने पिता के विवाह दृश्य को चित्रित किया था। उस ग्रंथ का नाम था तारिक ए हुसैन शाही, ठीक है। तो ऐसे उसने अहमदनगर में प्रचार प्रसार हुआ, और बाद में धीरे धीरे कला लुप्त होती गई। लुप्त इसलिए हुई कि उसका छोटा भाई था बुरहान, उसने अकबर की सहायता ली और अपने बड़े भाई को हराकर और अहमदनगर का शासक बन गया था। इस प्रकार अपन अहमदनगर को पढ़ सकते हैं। अहमदनगर में एक सबसे प्रमुख चित्र है राग हिंडोन का,
ठीक है। जो राग हिंडौन का चित्र है वो अहमदनगर का प्रमुख चित्र है। इसकी विशेषताओं में थोड़ा सा ईरानी प्रभाव है, सुनहरे रंग है, सुनहरे रंग बनाए गए हैं, इसके अलावा चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये इसकी थोड़ी सी विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन ने पढ़ा था बीजापुर, और बीजापुर में पढ़ा था कि बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। और इसमें क्या था, जो इस्माइल आदिल शाह था, इस्माइल आदिल शाह वो प्रसिद्ध था। इस्माइल आदिल शाह एक प्रसिद्ध था राजा, और वो चित्रकला में भी निपुण था, चित्रकला में भी निपुण था। और इन्हीं की पत्नी थी चांद सुल्ताना, चांद बेगम चांद सुल्ताना, ये भी एक चित्रकार थी। और यहाँ का जो एक ग्रंथ बना था नुजुम अल उलूम, नुजुम अल उलूम, जो खगोल विद्या पर आधारित था। और इसके अलावा बीजापुर में असंख्य सुल्तान हुए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कला का प्रचार बढ़ता ही गया। और लास्ट में आके जैसे एक 5-7 चित्र मुख्य रूप से निर्मित हुए, जैसे सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। इसमें से तीनों ही चित्र आप लोग याद रखेंगे, ये तीनों ही चित्र आप याद रखेंगे, बीजापुर के चित्र हैं। सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई और चांद बीबी पोलो खेलते हुए। तो ये आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चेहरे जो हैं वो चमकदार बनाए गए हैं, विशेषताओं में इसमें चेहरे चमकदार बनाए गए हैं। पृष्ठभूमि ऊंची लेकिन हरी भरी बनाई गई है। चित्र थोड़े धुंधले बनाए गए हैं, मतलब मटमैले रंग में बनाए गए हैं। इसके अलावा ये 16वीं शताब्दी आते आते धीरे धीरे ये शैली नष्ट हो चुकी थी। इस प्रकार अपने दक्षिण शैली के 2 राज्य, महत्वपूर्ण राज्य अपन ने पढ़ लिए थे, और इनसे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन ने रिपीट भी कर लिए हैं। अब इसके बाद आती है, इसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण राज्य आता है गोलकुंडा। गोलकुंडा, देखो गोलकुंडा शैली सबसे धनवान शैली थी, सबसे प्रमुख बात, ये सबसे धनवान शैली थी। अब धनवान शैली कैसी थी, क्योंकि इसमें हीरे मोती जवाहरात आदि की खानें थी, जिससे कि ये सबसे धनवान शैली थी। इसने सत्ता का लालच नहीं किया, कहीं भी इसके राजा ने दूसरे राज्य को हराने की कोशिश या लड़ने की कोशिश नहीं की, ये अपने राज्य से खुश था, क्योंकि ये सबसे धनवान था। यहाँ पर व्यापार भी बहुत ज्यादा होता था, यहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र ज्यादा थे, व्यापार में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होता था, व्यापार का भी, ठीक है। इस प्रकार है ना, वापस लेते हैं, प्रचार प्रसार था। और ऐसे ही बहमनी सल्तनत के पतन के पश्चात, देखो बहमनी सल्तनत का पतन हो चुका था लगभग, लेकिन जो गोलकुंडा शैली थी, गोलकुंडा ये बहमनी सल्तनत में ही थी, लेकिन लगभग बहमनी सल्तनत नष्ट हो चुकी थी। तो गोलकुंडा जो थी वो किसके, कुतुब शाही, जो कुतुब शाही थे, वंश था कुतुब शाही, इनके अधीन हो गई थी ये गोलकुंडा इनके अधीन हो गई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा कला का प्रचार प्रसार किया था यहाँ पर, ठीक है। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 ईस्वी में यहाँ का शासक बना था, इब्राहिम कुतुब शाह, ठीक है, इब्राहिम कुतुब शाह। इब्राहिम जो कुतुब शाह था वो यहाँ का इब्राहिम, हाँ इब्राहिम कुतुब शाह, ये यहाँ का सुप्रसिद्ध राजा बना था इब्राहिम कुतुब शाह। और इसी के बदौलत चित्रकला का भी प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ था, इसी के बदौलत चित्रकला में ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था गोलकुंडा के अंदर। बाद में इस रियासत की राजधानी हैदराबाद बन गई थी, मतलब गोलकुंडा शैली थी, इसकी राजधानी कौन थी, हैदराबाद। इसकी राजधानी कौन सी थी, हैदराबाद, याद रखेंगे ये राजधानी हैदराबाद गोलकुंडा की, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिखा है। राजधानी थी इसकी हैदराबाद, गोलकुंडा शैली की मुख्य राजधानी कौन सी थी, हैदराबाद, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ राजवंश बोलते ईरानी शासकों, मतलब ईरान से प्रभावित सारी शैली, दक्षिणी पूरी शैली लगभग ईरान शैली से प्रभावित थी। हालांकि इसमें भारतीयता का समावेश होता रहा धीरे धीरे, भारतीय वेशभूषा का, भारतीय भाषा का, भारतीय लिपि का, भारतीय रंग का, सब कुछ इसमें विस्तार तो बढ़ता ही गया, लेकिन सबसे ज्यादा गोलकुंडा शैली पर भी ईरानी शैली का प्रभाव था, ठीक है। यहाँ उन्नत व्यापारिक केंद्र होने के कारण ये सबसे धनवान रियासत थी। अपन ने पढ़ा है कि ये सबसे धनवान रियासत थी, क्योंकि यहाँ एक तो हीरे मोती पैदावार होती थी, और दूसरी यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य भी ज्यादा थे, व्यापार भी अच्छे से
होता था। कला विकास के लिए शासक प्रचुर धन व्यय करते थे। यहाँ पर जितने भी शासक हुए वो कला के लिए, जितने भी शासक हुए वो कला के लिए बहुत ज्यादा धन व्यतीत करते थे, धन खर्च करते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि कला के प्रति जागरूक रहना चाहिए, कला का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। यहाँ के नारी चित्र सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी चित्र बने हैं वो नारी चित्रों में सौंदर्य का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब जितने भी नारी चित्र बनाए गए हैं वो सारे बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं। नारी को सौंदर्य में दिखाया गया है, सुंदरता से बनाया गया है। मैना और स्त्री शीर्षक वाला चित्र इसका सबसे उदाहरण है। यहाँ का सबसे प्रमुख चित्र था मैना और स्त्री। ठीक है, मैना और स्त्री। देखो एक चीज और है, मैना और स्त्री जो चित्र है ये अपने को, जैसे अपनी पिछली बुक उठा के देखो, किताब उठा के देखोगे आप, उसमें इस चित्र को क्या दिखा रखा है, इस चित्र को बता रखा है बीजापुर शैली में, ये याद रखना। लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं वो सटीक और सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। जैसे चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र कई पुस्तक में, कई आपके 12th की पिछली बुक उठा के देखोगे आप, या कुछ अभी देखोगे, अभी जो पिछली बुक थी उसको देखोगे तो कई पुस्तक में क्या लिखा रखा है कि चांद भी पोलो खेलते हुए कहाँ का चित्र है, वो चित्र है बीजापुर का, उसका गोलकुंडा का। लेकिन वो गोलकुंडा का नहीं है, वो बीजापुर का ही है। अपन ने पढ़ा है वो सटीक है। 3 चित्र पढ़े हैं बीजापुर के अपन ने, याद रखेंगे इन तीनों चित्रों को। एक चित्र पढ़ा था अपन ने, कौन सा एक चित्र पढ़ा था, एक चित्र पढ़ा था अपन ने हाथियों की लड़ाई, एक चित्र पढ़ा था अपन ने, कौन है, सघन वन में स्त्री, सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, और एक चांद भी पोलो खेलते हुए। ये चित्र एक तो सब म्यूट रहेंगे, जब अपन पढ़ रहे हैं सब म्यूट रहेंगे। जिसको कौन है, आजाद सिंह। तो अपन ने पढ़ा कि सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, ठीक है, सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद भी पोलो खेलते हुए। ये जो चित्र हैं ये बीजापुर शैली के मुख्य चित्र हैं। लेकिन अपन जो ये मैना और स्त्री चित्र पढ़ रहे हैं, मैना और स्त्री, ये चित्र जो पढ़ रहे हैं अपन, ये चित्र कला की दृष्टि से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें स्त्री को श्रृंगार युक्त और सुंदर चित्रित किया है, अत्यंत सुंदर चित्रित किया है स्त्री को। और ये सिर्फ गोलकुंडा शैली की विशेषता रही क्योंकि इसमें स्त्री को बहुत अच्छे से और श्रृंगार रूप में और सुंदरता से चित्रित करने का प्रयास किया गया है। ये डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में स्थित है। देखो ये जो चित्र है ये डबलिन एक जगह का नाम है जो जम्मू में है। डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय, डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में ये चित्र सुरक्षित है। डबलिन एक जगह का नाम है, चेस्टरबेरी संग्रहालय ये एक संग्रहालय का नाम है। चेस्टरबेरी संग्रहालय, संग्रहालय का मतलब क्या होता है, ऐसी एक जगह जिसमें पौराणिक चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है, ऐसी एक जगह है जिसमें पौराणिक चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है और लोगों को उन चित्रों के बारे में बताया जाता है, जागरूक किया जाता है कि देखो प्राचीन काल, जो प्राचीन से संबंधित, पुरातत्व विभाग से संबंधित होता है, ये जो प्राचीन जितने भी दर्शनीय होते हैं उनको ये लेके और एक संग्रहालय में एक जगह होती है जिसमें एक एकत्रित किया जाता है और लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, लोग उनको देख सकते हैं। जैसे डबलिन का चेस्टरबेरी संग्रहालय, इसमें मैना और स्त्री चित्र सुरक्षित है। ठीक है, हैदराबाद व गोलकुंडा दोनों स्थानों पर चित्रकला का श्रेष्ठ विकास हुआ था। ठीक है, यहाँ पर दरबारियों और राग रागनियों से संबंधित भी चित्र अधिक बने हैं। राग का मतलब समझ गए, म्यूजिक से रिलेटेड है, तो राग रागनियों के चित्र भी यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, और तुजुक ए आसफी, तुजुक ए आसफी बहुत बार पूछा जाने वाला ग्रंथ है। तुजुक ए आसफी, यह ग्रंथ गोलकुंडा शैली में चित्रित किया गया था। यह एक चित्रित ग्रंथ है तुजुक ए आसफी, जो गोलकुंडा शैली का सुप्रसिद्ध चित्र है, सॉरी ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में सारे चित्र बने हुए हैं, अर्थात ये चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, ये चित्रित ग्रंथ है जो गोलकुंडा शैली का विख्यात ग्रंथ माना जाता है। और इस ग्रंथ में नारी
चित्रणों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है। मतलब नारी चित्रण को सर्वाधिक मात्रा में चित्रित किया गया है इसमें, ठीक है। देखो, लेकिन कालांतर में इस शैली का मराठा चित्रकला मीनाकारी का प्रभाव बढ़ गया, जिसकी वजह से मौलिकता नष्ट हो गई है। कालांतर में आज भी गोलकुंडा शैली प्रसिद्ध तो है, आज भी दक्षिणी भारत में गोलकुंडा शैली प्रसिद्ध है, लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मीनाकारी काम ज्यादा होने लगा है। जैसे जड़ाई का काम, जो अपन बोलते हैं जड़ाई का काम, वो काम यहाँ ज्यादा होने लगा। चित्रकला धीरे धीरे नष्ट होती गई और मीनाकारी धीरे धीरे उन्नत होती गई, इसलिए गोलकुंडा शैली में आज मीनाकारी का कार्य किया जाता है, ठीक है। एक बार वापस इस गोलकुंडा को रिपीट कर रहा हूं मैं, अच्छे से देखेंगे। गोलकुंडा के बारे में ज्यादातर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो दो नंबर के, सॉरी आधे नंबर के पूछे जाते हैं। देखो, गोलकुंडा शैली सबसे धनवान शैली थी। ये कुतुब शाहों के अधीन हो गई थी। इब्राहिम जो कुतुब शाह था, ये इसका शासक बना था 1550 में, ठीक है। और 1550 में इब्राहिम कुतुब शाह इसका शासक बना था। और दूसरी बात, यहाँ पर गोलकुंडा शैली की, जैसे इब्राहिम कुतुब शाह इसका शासक बना, इसने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और हैदराबाद को राजधानी बनाकर यहाँ पर चित्रकला के लिए धन व्यतीत करते थे, लोग धन व्यतीत करते थे, क्योंकि ये व्यापारिक शैली थी। एक व्यापार भी इस शैली में, इस जगह पे और इस शहर में व्यापारिक ज्यादा कार्य किया जाता था। और मैना और स्त्री यहाँ का सुप्रसिद्ध चित्र माना जाता है। यहाँ पर जो गोलकुंडा में जो चित्र है मैना और स्त्री, ये डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है आज भी, ठीक है। और यहाँ गोलकुंडा में ही एक ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसका नाम था तुजुक ए आसफी। यह ग्रंथ भी गोलकुंडा शैली तथा भारत का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, जो एक चित्रित ग्रंथ है। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? अब बोलो। एक बार अपन गोलकुंडा को वापस देख लेते हैं एक बार। एक बच्चे ने कहा कि समझ में नहीं आया, गोलकुंडा को देख रहे हैं अपन। गोलकुंडा शैली बहमनी सल्तनत की विभाजित 3 शैलियों में से एक थी। ये सबसे धनवान शैली थी। ये कुतुब शाही जो राजा थे उनके अधीन हो गई थी। इब्राहिम कुतुब शाह इसका राजा बना। उसने इस अपने समय में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। ये कला को सम्मान देते थे और कला के लिए धन भी व्यतीत करते थे, धन भी खर्च करते थे, लोगों को कला के प्रति जागरूक भी करते थे। मैना और स्त्री यहाँ का सुप्रसिद्ध चित्र है। इसमें स्त्री को श्रृंगार युक्त तथा बहुत दर्शनीय बनाया है, सुंदर बनाया है। ये चित्र डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। आज भी ये चित्र देखने को मिल सकता है। कहाँ? डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में, मतलब जम्मू के एक चेस्टरबेरी संग्रहालय, उसमें अपने को देखने को मिल सकता है ये चित्र। यहाँ का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है तुजुक ए आसफी। ये चित्रित ग्रंथ मुख्य रूप से गोलकुंडा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें अपने को चित्रों को देखने को मिलता है। और इस ग्रंथ में नारी सौंदर्य को अच्छे से चित्रित किया गया है। नारी चित्रों को बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। अब किसी को कोई समस्या है? तो इसके एक बार ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, लगभग ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कंप्लीट हो चुका है तो इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, कौन कौन से ऐसे मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। देखो, मोस्ट क्वेश्चन ये है कि किन दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी? किन दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी? हरिहर व बुक्का। किन दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी? इसके अलावा बहमनी सल्तनत कितने भागों में विभाजित हो गई थी? 5 भागों में। अहमदनगर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बिरार, ठीक है। इसके अलावा बीजापुर के किसी एक चित्र का नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है, या फिर चित्र का नाम दे देता, जैसे हाथियों की लड़ाई चित्र कौन सी शैली का सुप्रसिद्ध चित्र है? तो ऐसे विभाजित है ये,
ऐसे चित्रों के बारे में पूछ सकता है और चित्र का नाम देके शैली के बारे में पूछ सकता है। तो ये अपने को याद रखना है। चांद बीबी पोलो खेलती हुई चित्र कहाँ का है? बीजापुर का। ये दक्षिणी शैली का, दोनों में से लिख सकते हो। खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो खगोल विद्या पर आधारित आपको ग्रंथ का नाम बताना पड़ेगा, जैसे नुजुम अल उलम। ठीक है, ग्रंथ का नाम दे दिए, जैसे नुजुम अल उलूम ग्रंथ। सर बोर्ड में लिख दो, बोर्ड में लिख दो। अच्छा देखो, हरिहर वो वैसे ये पढ़ाया हुआ है, इतना कोई खास बात नहीं है इसमें। मैं सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको भाई। मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पहला था, किन दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की? किन दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की? और इसका आंसर हो जाएगा हरिहर व बुका। ठीक है, इसके अलावा अपन ने पूछा था बहमनी सल्तनत कितने भागों में विभाजित हो गई थी? ये कितने भागों में बट गई थी? ये भी लिखूं? वाह। बहमनी सल्तनत कितने भागों में बटी थी? बहमनी सल्तनत कितने भागों में बट गई थी? तो ये कितने भागों में बट गई थी? 5 में। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, विरार। ये 5 भाग थे इसके। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन जैसे अपन ने पढ़ा, बीजापुर के किसी एक चित्र का नाम लिखिए। तो ये तो इजी से हैं, इनमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। बीजापुर के एक चित्र का नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा जैसे कोई सा भी, कुछ भी आ जाए। चांद भी पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते हुए। ठीक है, तो ऐसे अपन इन चित्रों को याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन आ जाए जैसे दक्षिणी शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? दक्षिणी शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो उस शैली का नाम आ जाएगा ईरानी शैली का। दक्षिणी शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? ईरानी शैली का। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। और नेक्स्ट चैप्टर देखो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, और बोर्ड की दृष्टि से बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है राजस्थान या राजस्थानी लघु चित्र शैली। राजस्थानी लघु चित्र शैली। अपन इसके अंदर और भी ज्यादा शैली पढ़ेंगे, तो शैलियां, राजस्थान की लघु चित्र शैलियां, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। राजस्थान की लघु चित्र शैलियां। देखो चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं अपन अब। ठीक है, राजस्थान की लघु चित्र शैलियां ध्यान से पढ़ेंगे। थोड़ा सा टफ मैटर आएगा इसके अंदर, आप बार बार पूछ लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल समझ के लिखना है, समझ के ही पढ़ना है आपको। जहां समस्या हो आपको, आप तुरंत एक बार पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, ये चैप्टर अच्छे समझ में आना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखो राजस्थानी शैली जो है, एक बार सुनना ध्यान से। जो राजस्थानी शैली है, इस शैली का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? जैसे अपन ने पढ़ा कि ईरानी और राजस्थानी शैली की कौन सी शैली बनी थी? ईरानी और राजस्थानी शैली के मिश्रण से कौन सी शैली बनी थी? मुगल शैली। मुगल शैली, शाबाश। ईरानी और राजस्थानी शैली के मिश्रण से मुगल शैली बनी थी। तो मुगल शैली का प्रचार प्रसार हुआ था 1526 के बाद से भारत में। इसका मतलब 1526 से पहले से ही राजस्थानी शैली चल रही है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि राजस्थान और
ईरान दोनों शैलियों के मिश्रण से बनी है मुगल, यही तो पढ़ा है अपन ने। तो अगर ईरानी और राजस्थानी शैली के मिश्रण से अगर मुगल शैली बनी है, वो भी 1526 के बाद में, तो इसका मतलब राजस्थानी शैली का प्रचार तो 1526 से पहले से ही है। ठीक है, ये तो अपने को प्रमाणित साक्ष्य मिल गए भाई, हाँ राजस्थानी शैली का प्रचार प्रसार या राजस्थानी शैली का अगर शुरू से अपन पढ़ते हैं तो ये कब से पढ़ेंगे, 1526 से पहले से, क्योंकि ये तो बहुत से पहले, इसका मतलब लगभग एक दशक पहले से राजस्थानी चित्र शैली का निर्माण हो रहा है। एक दशक से हजारों सालों पहले लगभग राजस्थानी शैली का निर्माण हो गया था और राजस्थानी शैली का प्रचार प्रसार हो गया था। इसका प्रमाणिक साक्ष्य कैसे मिलते हैं, इसके प्रमाणिक साक्ष्य मिलते हैं अपने को, एक ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, एक ग्रंथ है जिसका नाम था विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसमें लिखा हुआ था कि एक समय एक राजा के पास में, राजा के समय अकाल पड़ा पूरे गांव में, और उस गांव में अकाल पड़ने के कारण किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किसी किसान के बच्चे की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ कि वह जो किसान था वो अपने मरे हुए बच्चे को उठाकर और राजा के समक्ष प्रस्तुत करता है और राजा के सामने लिटा देता है, और राजा के सामने कहता है कि राजा जी, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे एक पुत्र ही था जिसकी वजह से मैं अपनी खेती में कुछ कर सकता था, और इसको जीवित करो कैसे भी करके। तो उस समय कहा जाता है कि राजा ने कहा कि एक रेखा चित्र का निर्माण करो। तो राजा के किसी दूत ने या राजा किसी सैनिक ने या खुद राजा ने, स्वयं राजा ने वहां पर एक रेखा चित्र का निर्माण किया। जैसे व्यक्ति एक साधारण मनुष्य का अपन चित्र बनाते हैं, वैसे एक साधारण मनुष्य का चित्र का निर्माण किया, और उस चित्र का निर्माण करके और फिर क्या हुआ, वहां पर भगवान विष्णु की या किसी एक ईश्वर की उत्पत्ति हुई, और उस बने हुए चित्र में ईश्वर ने प्राण डाल दिए, अर्थात उसको वापस जीवित कर दिया। समझ गए? ऐसा एक कहानी बनी हुई है उसमें, ऐसी एक कहानी बनी हुई है। तो ऐसे एक कहानी, जैसे एक इसी के समक्ष एक और कहानी उसी में है, ये अपन चित्रकला से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। तो एक समक्ष कहानी क्या है कि जैसे एक बहुत अच्छा एक संत था, उस संत ने भी तपस्या शुरू की और तपस्या में लीन था। उस तपस्या को भंग करवाने के लिए, उस तपस्या को नष्ट करवाने के लिए, जो उसकी परीक्षा लेने के लिए ऊपर से किसी ने, मतलब जो कहा जाता है कहानी के अनुरूप कि किसी एक सुंदरी को भेजा गया, किसी एक लड़की को भेजा गया कि इसकी तपस्या को भंग करवा दिया जाए या इसकी तपस्या को भंग कर दिया जाए। तो ऐसे ही वहां जब साधु के पास में गई तो उस साधु ने अमरस से, आम के रस से, आम रखा हुआ था उसके उसमें आम के रस से एक चित्र का निर्माण किया, एक अच्छे से चित्र का निर्माण किया, और उस चित्र में प्राण डाले, और वो एक लड़की का चित्र था, और जो वो सुंदरी आई थी उससे भी सुंदर वो लड़की थी जिसका वो चित्र बनाए थे। ठीक है, तो वो उससे घबरा के कि मेरे से भी सुंदर लड़की यहाँ पर है, और वो चली जाती है। तो ऐसे एक तपस्या उसकी भंग नहीं होती है। ये कुछ कहानियां हैं, पोपलीलाएं बनी हुई हैं, जिनके माध्यम से भी अपन कहते हैं कि उस समय से ही लगभग हजारों साल पहले से ही चित्रकला का विकास हो चुका था। ठीक है, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, और ऐसे धीरे धीरे राजस्थान शैली का विकास होता गया। एक कारण और था इसमें, कारण ये था कि जैसे कंपनी शैली का प्रचार प्रसार हो रहा था जिस समय, उस समय भी चित्रकला का प्रचार प्रसार राजस्थानी शैली में ज्यादा हुआ, क्योंकि वहां के जो चित्रकार थे वो सब इधर उधर भटक रहे थे और वो राजस्थान में आके शरण लेते हैं। ये तो अभी की बात है, 1900 मतलब 1517 की। ठीक है, तो ये तो अभी की बात आ गई, सॉरी। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे पुराने ग्रंथों के आधार पर जो कथाएं बनी हुई हैं, उनके माध्यम से अपन कह सकते हैं कि चित्रकला का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। और कहा जाता है कि चित्रकला का प्रथम जो चित्रकार है वो ईश्वर को माना जाता है। प्रथम चित्रकार, बहुत बार पूछा जाता है चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन था, और अपन इसको कंफ्यूज में कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, चित्रकला का प्रथम चित्रकार ईश्वर को माना जाता है, जिसने हम सबको बनाया, अर्थात ऐसी एक मूर्त टाइप दिया अपने को जिससे कि अपन बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। तो ये एक प्रथम चित्रकार के रूप में माना जाता है। इसके बाद में एक श्रृंगधर था, श्रृंगधर, हाँ श्रृंगधर था। ये दूसरा चित्रकार माना जाता है। ये वह राजा, वह एक पंडित था जिसने
सर्वप्रथम एक चित्र का निर्माण किया, किसी ग्रंथ में एक चित्र का निर्माण किया, और वो चित्रित ग्रंथ अपन पढ़ते हैं। ये कौन है? ये म्यूट रहे, राज प्रजापति कौन है? म्यूट हो जाओ सब, ठीक है। इसके बाद में अपन ने ये पढ़ा। अब धीरे धीरे अपन राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रचार प्रसार चित्रकला का होता गया, लेकिन जैसे जैसे प्रचार प्रसार होता गया अलग अलग शैलियों में विभाजित हो गया। जैसे राजस्थान में ठिकाने माने जाते थे, रियासत होती थी, अजमेर रियासत, जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत, जयपुर को पहले आमेर कहा जाता था तो आमेर रियासत, ऐसे रियासतों में विभाजित था। और रियासतों में अलग अलग राजा हुआ करते थे, राजपूत शासकों को हुआ करते थे, क्योंकि राजपूत शासकों के माध्यम से ही राजस्थानी शैली का विकास हुआ, ये कंफर्म है। क्योंकि इसका भी प्रमाण अपने को कैसे मिलता है? क्योंकि इस राजस्थानी शैली को पहले राजपूताना शैली कहा जाता था, राजपूताना शैली, क्योंकि इसमें राजपूतों का ही विकास और योगदान माना जाता है, जिसके माध्यम से राजस्थान में लघु चित्र शैलियों का विकास हुआ था। ये इसका बेसिक नींव है इस चैप्टर की, अपन जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राजपूताना कहा जाता था। और अपन ने पढ़ा भी है कि जैसे एक लेखक थे जिनका नाम था आनंद कुमार केटिस स्वामी, आनंद कुमार स्वामी जिसको कहा जाता है आनंद कुमार स्वामी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग, 1916 में लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि यह तो राजपूत शैली है, क्योंकि राजा महाराजाओं से संबंधित शैली का ही विकास इसमें हुआ है, ठीक है। और राजा महाराजाओं से संबंधित चित्र शैली इसमें पनपी है। इस चैप्टर को अपन